मैं सी राजीव सिंह हूँ। आज मैं आपको फॉर्म 121 के बारे में बताऊंगा। फॉर्म 121 है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये फॉर्म 1 अप्रैल 26 से अप्लीकेबल है। पहले फॉर्म 15G और 15H होता था, ये उसी का रिप्लेसमेंट है। ये पेन बेस्ड फॉर्म है। इसको भरने के लिए आपके पास में एक वैलिड पैन कार्ड का होना जरूरी है। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इंडिविजुअल, एचयूएफ और ट्रस्ट जिसे डिक्लेरेशन देना है उसकी डिटेल जाती है। और पार्ट बी, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डिटेल जाता है, जिसको आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसकी डिटेल पार्ट बी में जाती है। कहने का मतलब है, आपने बैंक में कोई एफडी किया हुआ है, आपके इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो पार्ट ए में तो आपका डिटेल जाएगा और पार्ट बी में उस बैंक की पूरी डिटेल जाएगी। एलिजिबिलिटी, इस फॉर्म को कौन भर सकता है? इस फॉर्म को भरने के लिए जरूरी है कि आप इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो या फिर ट्रस्ट हो, और आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट का होना जरूरी है। इस फॉर्म में एक महत्वपूर्ण चेंज आया है। ये चेंज 1 अप्रैल 26 से एप्लीकेबल हुआ है, और इनफैक्ट ये चेंज पूरे के पूरे इनकम टैक्स में ही हुआ है। पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट था, अब टैक्स ईयर का कंसेप्ट आ गया है। तो आपको टैक्स ईयर की डिटेल भरनी होगी। टैक्स ईयर का मतलब है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के पीरियड को अब हम टैक्स ईयर कहेंगे। तो टैक्स ईयर की डिटेल देनी होगी, जो इस साल के लिए टैक्स ईयर 26-27 होगा। दूसरा जो चेंज आया है कि ये फॉर्म जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देंगे तो आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट होगा। ध्यान देने की बात है कि आपके कई बैंकों में एफडी है, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ आपके एफडी हैं, तो हर एक बैंक आपको अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा। यह एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। सारा इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन देने पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, तो ध्यान में रखें कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्म, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्म का मतलब है कि ये फॉर्म आपको कब देना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जहां से आप इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूशंस में ये फॉर्म आपको कब देना है। तो आपका एफडी तो इसके लिए है कि आपको अप्रैल में दे दीजिए, टैक्स ईयर के शुरू में दे दीजिए, अप्रैल में दे दीजिए, और नहीं तो फिर जब आप इंटरेस्ट या और कोई इनकम आप रिसीव करते हैं तो उससे पहले आपको देना होता है। कहने का मतलब है, किसी बैंक में आपके पास पहले से ही एफडी चली आ रही है, तो आपको हर एक साल में ये 1 अप्रैल के फर्स्ट वीक में या अप्रैल में आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे दीजिए। और नहीं तो आपने मिड ईयर में किसी भी टाइम में एफडी कराया है, तो आप फिर जब आपने एफडी कराया है, आपका जब इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू होना है, तो उससे पहले आपको देना होता है। अब हम फॉर्म को किस तरह से भरेंगे उस पे अब हम आते हैं। पार्ट ए, पार्ट ए में कुल 8 डिटेल्स मांगी गई है। पार्ट ए में इसमें डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेंट है। तो पहला आता है नेम। नेम में आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है। इसमें कोई भी संक्षिप्त एब्रिविएशन नहीं चलेगा। आप कोई चाहेगा कि मैं
अपना नाम शॉर्ट में लिखूं तो वो अलाउड नहीं है। आपको नेम जो है वो पूरा का पूरा देना होगा। जैसे किसी का नाम, मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, तो मैं पूरा नाम लिखूंगा। फर्स्ट नेम में राजीव, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह, राजीव कुमार सिंह। इसका एब्रिविएशन मैं अगर चाहूं कि आर के सिंह लिखूं तो ये अलाउड नहीं है। सेकंड है एड्रेस। एड्रेस में आपको फ्लैट का, घर का, मोहल्ला का नाम, गांव का नाम, एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा का सारा देना है, सो डैट कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, कोई भी चिट्ठी जो है आपके यहाँ पहुंच जाए, कोई भी वो मिस नहीं हो। कहने का मतलब है एड्रेस जो आप दे रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए। फिर आता है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसमें आपको अपना पैन नंबर डालना है। स्टेटस, स्टेटस में आपको रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट आपको भरना है। आपका जो भी रेजिडेंशियल स्टेटस है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, आप इसमें रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट का आप टिक कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हर एक साल चेंज होता है, तो इस साल जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वही आपको डालना है। अगले साल हो सकता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस आपका चेंज हो जाए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है क्या है। उसके बाद फिर है कॉलम कि आपका एज जो है, आप 60 ईयर प्लस है या नहीं है, तो वहां आपको यस या नो करना है। अगर आप 60 ईयर प्लस हैं तो आपको यस करना है, अगर आप अदरवाइज आपको नो करना है। फिर आपको अपना ईमेल आईडी देना है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना है। और नीचे में आपको, मैंने पहले भी आपको बताया, आपको टैक्स ईयर लिखना है। टैक्स ईयर इस साल के लिए 26-27 होगा। अब आते हैं पार्ट, इसके आगे है डिटेल्स ऑफ इनकम। डिटेल्स ऑफ इनकम में पहला आपको नेचर ऑफ इनकम लिखना है। नेचर ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम इस फॉर्म के नोट नंबर 5 में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट इनकम है, पीएफ का इनकम है या कहां से आ रहा है, वो उसकी आपको सारी डिटेल आपको देनी होगी। ये फॉर्म में एक एनेक्जर दिया हुआ है जिसमें ये फॉर्म किस किस इनकम के लिए एप्लीकेबल है वो दिया हुआ है, तो आपको टिक करना है कि ये पीएफ से इनकम है, इंश्योरेंस कमीशन है, रेंट है, आपको इंटरेस्ट इनकम है, एलआईसी पॉलिसी की कोई इनकम है या डिविडेंड इनकम है, तो ये सारी, ये इनकम के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो नेचर ऑफ इनकम आपको यहाँ भरना है नोट नंबर 5 से। फॉर्म में नोट नंबर 5 है, वहां से आपको इनकम का नेचर लिखना है। उसके बाद एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, ये है आपको सीरियल नंबर 10 पे। तो आपकी कितनी एस्टिमेटेड इनकम होगी वो यहाँ आपको डालना है। उसके बाद सीरियल नंबर 11 पे है कि डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 21 अदर देन दिस फॉर्म फाइल ड्यूरिंग द ईयर। कहने का मतलब है कि आपने कितने फॉर्म भरे हैं और किस किस बैंकों में दिए हैं वो आपको यहाँ डालना है। सपोज कीजिए आपने 2 फॉर्म पहले से डाला हुआ है, तो 2 फॉर्म पहले से डाला है और ये एक फॉर्म आपको यहाँ 2 फॉर्म यहाँ डालने होंगे सीरियल नंबर 11 में। और फिर 11A में टोटल नंबर ऑफ फॉर्म। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म का मतलब हो गया 2 आपने पहले से भरे हैं और एक अभी आप भर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म हो गया 3। 11A, सीरियल नंबर 11A में आपको 3 लिखना है। उसके बाद है 11B। 11B, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वेर फाइल्ड। इसमें आपको देना है कि आपने पहले जो 2 फॉर्म दिए थे उसमें क्या एग्रीगेट इनकम आपने डाला है, वो फिगर आपको डालनी होगी। ध्यान में रखिएगा, आपने 2 फॉर्म जो पहले जो भरे हैं उसमें आपने जो इनकम डिटेल डाली है, कितनी इनकम है, वो इनकम आपको 11B में डालना है। फिर है 12।
एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें आपको डालना है 11B और कॉलम नंबर 10 में टोटल इनकम जो आएगा वो डालना है। कहने का मतलब है तीनों फॉर्म मिला के आपका जो एग्रीगेट इनकम बनेगा वो यहां डालना है। उसके बाद सीरियल नंबर 14 पे पूछता है कि आपने आईटीआर फाइल किया है या नहीं किया है। आपने प्रीवियस 2 टैक्स ईयर में जो आपने आईटीआर फाइल किया है उसकी डिटेल आपको भरनी है, जिसमें टैक्स ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और रिटर्न इनकम की डिटेल आपको देनी है। और नीचे में डिक्लेरेशन का पार्ट है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। आपको डिक्लेयर करना है कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो सही है। और फिर नीचे में प्लेस, डेट, नेम और सिग्नेचर ये आपको करना होगा। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी मैं पहले बता चुका हूं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लीकेबल होगा। और इसमें आता है, इसमें टोटल 18 सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर 1 में है नेम, यानी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग ऑफ इनकम, उसका नाम देना है। फिर एड्रेस देना है, उसका टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर आएगा और फिर उसका पैन नंबर आएगा। कहने का मतलब है कि अगर बैंक है तो बैंक का नाम आएगा, उसका कोई ब्रांच है तो ब्रांच का एड्रेस आएगा, उसका टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर देना होगा, फिर पैन नंबर देना होगा और उसके बाद ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे और फिर टैक्स ईयर देना होगा। अब आगे आता है डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेंट एंड डिक्लेरेशन रिसीव। ये है आपको सीरियल नंबर 8 से लेके 18 तक में। इसमें आप भरना है कि नेम ऑफ डिक्लेरेंट, यानी पार्ट ए में जो नाम बढ़ा हुआ है उसकी डिटेल यहाँ आएगी। परमानेंट नंबर, पार्ट ए में जो परमानेंट नंबर लिखा हुआ है उसकी डिटेल यहाँ आएगी। कहने का मतलब है पार्ट बी जो है इसके सीरियल नंबर 1 to 7 में तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डिटेल आएगी और सीरियल नंबर 8 to 18 में जो जिसने डिक्लेरेशन दिया है, जिसने पार्ट ए भरा है उसकी डिटेल आएगी। और फिर नीचे में डिक्लेरेशन का पार्ट है, यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो फॉर्म को रिसीव करेगा वो डिक्लेरेशन देगा। तो ये, और उसमें नीचे में प्लेस है, डेट है, अपना नाम लिखेगा, अपना पैन नंबर लिखेगा और फिर ये डिक्लेरेशन देगा। और डिक्लेरेशन देने के बाद ये आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो एसएससी को दिया जाएगा या डिपॉजिट होल्डर को दिया जाएगा जिसने पार्ट ए को भरा है। इस तरीके से आप लोगों को समझा दिया है और थैंक्स।